डियर चिल्ड्रन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्ट ए में हमने अब तक यह पढ़ा कि किस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करती हैं, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के फंक्शंस को हमने भली भांति समझा है। अब हम आगे पार्ट बी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स किसी भी गवर्नमेंट में ऐसे फंक्शनरीज होते हैं जो डे टू डे डिसीजंस लेने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उनको सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल नहीं होता है। ये सारे फंक्शनरीज जो एग्जीक्यूटिव्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका काम होता है द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए जब कभी भी हम द गवर्नमेंट करके बात करते हैं, वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव्स। अब चलें हम देखें पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में फ़र्क क्या है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देयर आर टू कैटेगरीज विच मेक अप द एग्जीक्यूटिव्स। नंबर वन इज दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स बेसिकली जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं वही इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे, people who are appointed on a long term basis, they are known as permanent executives or civil service. Now people working in civil services are called civil servants. ये हमेशा अपने ऑफिस में बने रहते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी बदलती रहती है। ये ऑफिसर्स बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर रहकर काम करते हैं और उन्हें असिस्ट करते हैं टू कैरी आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रश्न यह उठता है कि जो मिनिस्टर हैं वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल क्यों? इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, और हम ये जानते हैं द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विल ऑफ द पीपल। इसलिए उन्हें एम्पावर किया जाता है टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। मिनिस्टर फाइनली आंसरेबल भी होते हैं लोगों को, क्योंकि जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके डिसीजंस के, उनका जवाब उन्हें देना पड़ता है। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ द मिनिस्ट्री। इसलिए इन तमाम मिनिस्टर्स को डिपेंड करना पड़ता है एक्सपर्ट एडवाइसेस के लिए on many issues like technical matters or financial matters or so on so forth. इस करके उनकी निर्भरता सिविल सर्वेंट्स पर होती तो ज़रूर है, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं मेजर डिसीजन लेने में। इस प्रकार हमने ये समझा कि पावरफुल मिनिस्टर किस प्रकार बन जाते हैं। अब चलिए अब देखते हैं मिनिस्टर्स के काउंसिल्स में प्राइम मिनिस्टर का बनना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चयन होना किस प्रक्रिया के तहत होता है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उनके पास जो अधिकार हैं पहले हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, या फिर कोalition से जो बना हुआ पार्टी है जो कमांड करती है एक मेजॉरिटी लोकसभा में एज प्राइम मिनिस्टर। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स ए मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वैसे लोग को जो मोस्ट लाइकली है इस मेजॉरिटी सपोर्ट को सिक्योर करने के लिए। और फर्दर ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, दिस प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर। ही और शी may continue in power so long as he or she remains the leader of the majority party or the coalition parties. जब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और भी कई मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विच आर यूजुअली फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी और द कोalition दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। द प्राइम मिनिस्टर फ्री होते हैं टू चूज़ देयर मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उन्हें भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। इस प्रकार से
हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तैयारी करते हैं, उन्हें चयनित करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ऑफिशियल नाम है एक ऐसी बॉडी का जिनमें सभी मिनिस्टर्स आ जाते हैं। नॉर्मली उनके अंदर 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें डिफरेंट रैंक्स दिए जाते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब जो रैंक्स दिए जाते हैं उनमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला रैंक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, जो यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, वही इस कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। दूसरी कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, और द मिनिस्टर्स ऑफ दिस कैटेगरी आर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। वो पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में जब कभी भी उन्हें स्पेशली इनवाइट किया जाता है। अब हम तीसरी बात करें, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं, उन्हें असाइन की जाती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। इस प्रकार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ज़्यादातर देशों में है, इट इज़ ऑलवेज और ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग्स में ही ली जाती है। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स सो दैट द मिनिस्टर्स कैन टेक डिसीजंस। इस प्रकार द कैबिनेट एज अ टीम को असिस्ट किया जाता है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा। अब चलिए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के क्या अधिकार हैं। As head of the government, the Prime Minister has wide-ranging powers. अब एक एक करके हम इनके पावर को समझें। पहला, the Prime Minister chairs cabinet meetings. He is the head of the government. Number 2, he coordinates the work of different departments. Number 3, his decisions are final in case disagreements arise between departments. Number 4, he exercises general supervision of different ministries. Number 5, all ministers work under his leadership. Number 6, the Prime Minister distributes and redistributes work to the ministers. Number 7, he has the power to dismiss the ministers. And number 8, when the Prime Minister quits, the entire ministry quits. ये तो बात हुई प्राइम मिनिस्टर की। अब एक और जो हेड ऑफ द स्टेट हैं जिन्हें हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, चलिए हम उनके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट सुपरवाइज करते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसके पीछे क्या कारण है? सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है? नॉर्मली प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट्स पोस्ट के लिए चुना जाता है, उन्हें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज लेनी पड़ती है टू विन द इलेक्शन। प्रेसिडेंट की इलेक्शन तो हो जाती है, उसके बाद उन्हें जो एम्पावरमेंट की जाती है, चलिए अब हम उस बारे में समझने की कोशिश करें कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी लॉज हैं और मेजर पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट की होती है, उनको इशू किया जाता है जब, तो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्दर ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, या द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स है, या द इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, या फिर एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज। इन तमाम लोगों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जा सकती है। All internal treaties and agreements are made in the name of the president. Finally, the president is the supreme commander of the defense forces in India. ये बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, आपको ये जानना चाहिए कि जो हमारे यहाँ डिफेंस फोर्स है हमारे भारतवर्ष में, उनके सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट ही हैं। प्रेसिडेंट हर प्रकार के पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेकर। The President can only appoint the Prime Minister by his or her own will. बाकी सारे
एक्सरसाइज करने के लिए पावर को उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है। एक तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इस कंट्री में जो सुप्रीम माना जाता है, उसे हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। तो चलें अब हम जुडिशरी को समझें। All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. The Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation, high courts in the different states, district courts in the different districts, and the courts at the local level. इंडिया के पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इस कंट्री का, उसको कंट्रोल करती है, और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस होते हैं दे आर द बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, चाहे वो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के बीच हो, या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच हो, या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच हो, या फिर गवर्नमेंट और यूनियन और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिस्प्यूट हो, उन तमाम केसेस को सुप्रीम कोर्ट लेती हैं। Independence of the judiciary, that means it is not under the control of the legislature or the executives. Judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of any party in power. जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं या द हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. अब एक जज को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है? Only by an impeachment motion, और वो भी पास किया जाना चाहिए सेपरेटली by 2/3 member of the 2 houses of the parliament. जुडिशरी की पावर असीम होती है, और उनके पावर को जब आप देखेंगे तो लगेगा भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है जुडिशरी के शरण में जाकर उनके पावर के तहत अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें. पावर्स ऑफ जुडिशरी में आती है द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को इंटरप्रेट करने का अधिकार है. दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव in the country when it is challenged before them. इसको हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है that it has also ruled that the core or basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. इस प्रकार the powers and the independence of the Indian judiciary allow करती है Indian judiciary को to act as the guardian of the fundamental rights. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government. इसको हम public interest litigation के नाम से जानते हैं, जिसे आप commonly PIL के तौर पर देखते होंगे. इस प्रकार वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस चैप्टर 4 में हमने वर्किंग इंस्टीट्यूशंस के अतिरिक्त पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी जाना, उनके अधिकार क्षेत्रों के बारे में जाना. आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा. Stay tuned with DNA Education on YouTube.